हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वीएस ईपीआर थ्योरी के बारे में कि हमने उसमें फुल फॉर्म पढ़ी थी कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात की थी। उसने बोला था कि अगर मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसी के हिसाब से मॉलिक्यूल की शेप डिसाइड होगी। ठीक है, ज्योमेट्री के लिए हमने क्या करना होता था, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को दोनों को कंसीडर करना होता था। ठीक है, अगर हमने शेप बतानी मॉलिक्यूल की, हमने सिर्फ बॉन्ड पेयर ही कंसीडर करने थे। ठीक है, लोन पेयर को काउंट नहीं करना था। जैसे हमने ये वाली एग्जांपल की थी ClF3 में। ठीक है, ये तो था ClF3 में हमने क्या किया था, हाइब्रिडेशन चेक की थी sp3d, और उससे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ गई थी, और उससे हमने ज्योमेट्री ड्रॉ करके हमने फिर बाद में हमने कहा था कि शेप के लिए सिर्फ लोन पेयर को काउंट नहीं करना, बॉन्ड पेयर को काउंट करना। ठीक है, तो हमने लोन पर ऐसे हमने काउंट नहीं किए थे, तो हमारे पास क्या था, टी शेप आ गई थी। ठीक है, और बाद में हमने ऑर्डर पढ़ा था रिपल्शंस का कि सबसे ज्यादा लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। ठीक है, वीक किस में होती है, बॉन्ड पेयर डेट इज सिंगल बॉन्ड में, सिग्मा में। ठीक है, और हमने ये भी फैक्टर पढ़ा था कि जो लोन पेयर होता है हमेशा क्या है, उस पोजीशन पे जाता है जहां पे मैक्सिमम एंगल होता है। और क्यों जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल हो, इसी वजह से। और हमने डिफरेंट ज्योमेट्रीज पर, डेट इज टीबीपी में हो गया, ऑक्टाहेड्रल में हो गया, ठीक है, पेंटागोनल में हो गया, कितने सभी डिफरेंट ज्योमेट्रीज पर हमने क्या किया था, स्टडी किया था लोन पेयर्स की लोकेशन को, कि लोन पेयर हमेशा कहां पे जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था। अब हम इस पार्ट में करेंगे नेक्स्ट, जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रह गया था इस पोस्टुलेट्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे साइज की। ठीक है, साइज की। ठीक है, अब जो साइज होता है ना, वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इसको। ठीक है, एक तो होगा सेंट्रल एटम का, फॉर सेंट्रल एटम, और दूसरा जो हमारे पास होगा वो होगा सराउंडिंग के लिए, सराउंडिंग एटम्स के लिए। ठीक है, अब जो जैसे मॉलिक्यूल है कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है, ऐसे होता है ना CH4। ठीक है, ये तो हो गया सेंट्रल एटम, उसकी साइज की बात करनी है। और जो सराउंडिंग एटम्स है, ये वाले 4 हमारे पास जो सराउंडिंग अटैच्ड हैं, ठीक है, कार्बन के साथ, उनको सराउंडिंग एटम्स कहना है, उनके साइज पे, और उनका साइज, और इनका, इसका जो सेंट्रल एटम का साइज है, इसके बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल एटम पे। ठीक है, सेंट्रल एटम पे हमने ये एक चीज याद रखनी है कि जो साइज होगा ना, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के, बॉन्ड एंगल के। ठीक है, ये आपको याद रखना है रिलेशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है रिलेशन से, कि जितना ज्यादा हमारे पास सेंट्रल एटम का साइज होगा, उतना ही कम हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, ये इसका पोस्टुलेट है इस थ्योरी का, वीएस ईपीआर थ्योरी का, कि सेंट्रल एटम का साइज जितना ज्यादा होगा तो उतना ही हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। मतलब ये बॉन्ड एंगल है ना, ये वाला कम होगा उतना ही। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास एक है स्मॉल सेंट्रल एटम, ठीक है, ये है, ठीक है, ओके, एक है हमारे पास लार्ज में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये मैंने जनरली लिया। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये है हमारा सेंट्रल एटम, और ये है हमारे ये वाले, ये है सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, ये भी सराउंडिंग एटम्स हैं, और ये भी क्या हमारे पास सेंट्रल एटम है। अब ना इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहां पे देखो, हम इसकी बात करेंगे सबसे पहले। अब यहां पे सेंट्रल एटम स्मॉल साइज का है, ठीक है, ये है हमारे पास स्मॉल साइज का एटम। ठीक है, ये है लार्ज का। अब यहां पे स्मॉल साइज का एटम है, तो यहां पे जो इसके सराउंडिंग एटम्स होंगे, ठीक है, वो भी क्या आएंगे, नजदीक आएंगे ना, क्लोज में आएंगे। अगर ये छोटा होगा तो ये दोनों आपस में क्या है, इनमें जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, वो डिस्टेंस कम होगा। तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो ये, इनमें भी क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो नेगेटिव क्या होगी, रिपल्शन होगी ना। ठीक है, तो रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको लेट करते हैं θ1 और इसको हम लेट करते हैं θ2, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो θ1 होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा, ये वाले सराउंडिंग एटम्स इसके काफी क्या होंगे, अप्रोच क्लोज होंगे आपस में ये दोनों। ठीक है, मतलब इनमें डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम से क्या होगा, नेगेटिव रिपल्शन, रिपल्शन से क्या होगा हमारे पास, ये ऐसे खुल जाएगा।
ठीक है, दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, शुरू शुरू में तो नजदीक थे, बट रिपल्शन की वजह से क्या होंगे, आपस में अवे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा दूर होंगे उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, लार्ज साइज का सेंट्रल एटम। इसके लार्ज साइज की वजह से क्या होगा, ये वाले जो हमारे पास सराउंडिंग एटम्स होंगे दूर होंगे ना पहले से ही, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है। ये ज्यादा बड़ा होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा स्पेस कवर करेगा। स्पेस कवर करेगा तो ये दोनों का जो अप्रोच होगा ना, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इनकी अप्रोच कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अगर इनकी अप्रोच कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, जितना एंगल था उतना ही रहेगा। मतलब इतनी ज्यादा रिपल्शन उनको फील नहीं हुई इन दोनों को। तो रिपल्शन फील नहीं हुई इनको, तो थीटा जो है हमारे पास कम ही रहेगा ना, थीटा 2। तो यहां पे हमने बोलना है फिर जो थीटा 1 है ग्रेटर देन थीटा 2। अब आपको समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल साइज था, ये दोनों आपस में अप्रोच करेंगे। जितनी जल्दी अप्रोच करेंगे रिपल्शन से, फिर डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस पे एंगल भी ज्यादा खुल जाएगा। ठीक है, तो एंगल हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, लार्ज एंगल था, अप्रोच इनकी क्या थी, कम थी, क्योंकि डिस्टेंस क्या था, ज्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पे उतना ही हमारे पास एंगल रहेगा। अब हम बात करेंगे सराउंडिंग एटम्स के लिए, ठीक है, उसके साइज की। तो यहां पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास सेम ऐसी है, यहां पे फॉर एग्जांपल H है। ठीक है, O के साथ H है, वाटर मोलिक्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेम ऑक्सीजन, उसके साथ अब हमारे पास है Cl। ठीक है, इसमें हमने बॉन्ड एंगल बताना है। ये है थीटा 1, ये है थीटा 2। अब जो यहां पे क्या था, सराउंडिंग एटम्स, इन दोनों के केस में सराउंडिंग एटम्स क्या थे, सेम थे, बट इनमें चेंज था। ये स्मॉल था, ये लार्ज था। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये दोनों सेम होंगे, सेंट्रल एटम का साइज सेम होगा। ठीक है, सराउंडिंग एटम्स का साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहां पे H है, यहां पे Cl है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे क्या है, स्मॉल साइज के है ये दोनों। ठीक है, स्मॉल साइज के हैं, तो ये क्या होंगे, दूर दूर रहेंगे आपस में। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये बड़े हैं ना आपस में, तो ये बड़े होंगे तो उतने ही क्या होंगे, नजदीक आएंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्फीयर। ठीक है, स्फीयर है ना ये हमारे पास। ठीक है, अगर मैं छोटे छोटे स्फीयर लेता हूं ऐसे, ठीक है, इनमें जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, इनमें कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ये S1 है, ये S2 है। जैसे हमारे पास ये दो हमारे पास स्फीयर है ना, अगर इनकी एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन का मतलब अगर ये धीरे धीरे बढ़ते जाएं ऐसे ऐसे, अगर ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो ये आपस में, ये भी बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इनका एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा, मतलब साइज बढ़ता जाएगा, तो ये आपस में क्लोज होंगे ना। ठीक है, तो इसी वजह से जो लार्ज साइज के हमारे पास एटम्स होते हैं ना, वो ज्यादा नजदीक होते हैं। ठीक है, इसको दिमाग से अच्छे तरीके से सोचना कि जो हमारे पास छोटे छोटे स्फीयर होते हैं ना, ठीक है, वो आपस में जो है उनकी अप्रोच बहुत कम होती है, मतलब उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उन दोनों में। अगर ये दोनों आपस में बड़े साइज के होंगे ना, तो इनकी अप्रोच काफी होगी, नजदीक होगी, ये दोनों आपस में नजदीक होंगे। तो जितने ज्यादा हमारे पास स्फीयर्स होंगे ना बड़े साइज के, वो उतने ही ज्यादा अप्रोच करेंगे आपस में। ठीक है, मतलब उनमें डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, मैंने अभी बता देना कि अगर ये शुरू शुरू में ऐसे थे, अगर मैं इनको एक्सपेंशन में लेकर आऊं, मतलब ये एक्सपेंशन में आए, इनका साइज बढ़ता जाए धीरे धीरे, तो ये दोनों का साइज बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या है, ये दोनों आपस में नजदीक आएंगे, मतलब इनका जो एरिया होगा ना, ये वाला, ये होगी चीज, ये टच करनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब इनकी अप्रोचमेंट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, दोनों आपस में अप्रोच करेंगे, डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा सराउंडिंग एटम्स का साइज होगा, उतनी ज्यादा हमारे पास अप्रोच होगी। ठीक है, डिस्टेंस कम होगा। तो जैसे हमने यहां पे किया था कि इनकी अप्रोच ज्यादा थी, डिस्टेंस कम था, तो क्या था, इन स्टार्टिंग में ये आपस में क्या कर लेते, स्टार्टिंग में क्या था, अप्रोच क्या थी, इनकी ज्यादा थी, डिस्टेंस कम था, तो बाद में रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल ऐसे हो गया था, खुल गया था। ठीक है, मतलब बढ़ गया था, इंक्रीज हो गया। तो ये सेम केस यहां पे लगाना, अगर इनका साइज इंक्रीज है तो यहाँ आपस में अप्रोच करेंगे, अप्रोच की वजह से नेगेटिव रिपल्शन, तो रिपल्शन से ये वाला एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमने बोलना है कि जो थीटा 2 होगा ना, वो ग्रेटर होगा थीटा 1 से। ये थोड़ी सी कंडीशन सी देखने के लिए ध्यान से समझना है। ठीक है,
तो यही याद रखना है कि अगर सराउंडिंग एटम्स, बस याद रख लो कि सिंपल, अगर सराउंडिंग एटम्स का साइज हमारे पास छोटा है तो एंगल हमारे पास क्या होगा, छोटा ही होगा। अगर सराउंडिंग एटम्स का हमारे पास साइज बड़ा है तो एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस फैक्टर से हमारे पास रिलेशन क्या आता है इसके लिए, कि जो हमारे पास साइज ऑफ सराउंडिंग एटम्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। और इसमें क्या था हमारे पास, सेंट्रल एटम का साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बॉन्ड एंगल से, ठीक है। तो ये दो रिलेशन याद रख लो, बाकी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब हमारे पास नदर फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इसको भी हम टू फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास सेंट्रल एटम के लिए, दूसरा है हमारे पास सराउंडिंग एटम के लिए, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल एटम के लिए। इसमें जो रिलेशन आएगा ना वो होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्स से, ऐसे ये कर्व में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब इसको कैसे समझना, देखो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे अमोनिया, यहां पे लोन पेयर होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास अमोनिया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास PH3, इसके पास भी लोन पेयर, ठीक है। अब यहां पे ये एंगल और ये एंगल बताना हमने, ये θ1 है, ये θ2 है, ठीक है। अब हमने बताना है कि कौन सा एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। ये सेंट्रल एटम, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे P है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हमने करनी है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की होती है ना, देन फॉस्फोरस से, ठीक है। क्योंकि डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन है, इसके नीचे कौन आता है, फॉस्फोरस आता है ना। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और पीरियड में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। यहां पे तो हम क्या कैसे जा रहे हैं, एन से पी जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, फिर नाइट्रोजन की। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन पी, फॉस्फोरस से। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करना अपनी तरफ। तो इस बॉन्ड में जो हमारे पास सेंटर पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जैसे यहां पे इस बॉन्ड में मान लो ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास में ज्यादा होंगे, H के पास होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स के, N के पास होंगे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम उसके पास अप्रोच करेंगे ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन के पास ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नजदीक में होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे और ये यहां पे भी ऐसे, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, ये तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे तो ऐसे ही सेंटर पे ही रहेंगे, ऐसे थोड़े से, इतना ज्यादा ये क्या है, पुल नहीं करेगा, क्योंकि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन से, ठीक है। अब यहां पे क्या, ये जो दो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बॉन्ड वाले, ये नजदीक आ गए आपस में। नजदीक की वजह से क्या होगा, ये तो ऑलरेडी हमें पता है ये क्या है, स्मॉल साइज का, जैसे हमने यहां पे किया था ना, स्मॉल साइज का था, ठीक है। तो स्मॉल साइज में रिपल्शन ज्यादा हो रही थी, तो इस केस में भी ज्यादा होगा फिर, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल साइज का है। स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा, ये आपस में जो सभी में डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब नेगेटिव नेगेटिव यहां पे भी फिर जो रिपल्शन होगी वो ज्यादा आ जाएगी। रिपल्शन से ज्यादा क्या आएगा हमारे पास, बॉन्ड एंगल आएगा, ठीक है। इस केस में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स नजदीक नहीं ना आए फॉस्फोरस के, ठीक है। और इसका जो साइज है वो भी ज्यादा बड़ा है, जैसे यहां पे हमने देखा था, तो साइज बड़ा था तो एंगल भी कम था। तो इस केस में भी क्या होगा, θ2 कम होगा, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखना है कि जो हमारे पास θ1 होगा वो ग्रेटर देन होगा θ2 से, क्योंकि जो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो हमारे पास नाइट्रोजन की, वो ज्यादा है देन फॉस्फोरस से। नेक्स्ट हम बात करेंगे सराउंडिंग एटम्स की, ठीक है। अब इसमें जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सराउंडिंग एटम की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे बॉन्ड एंगल के, ठीक है। ये रिलेशन होगा, यहां पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का, यहां पे हम NF3 लेते हैं, यहां पे भी लोन पे, ठीक है। अब यहां पे θ1 लेट कर लो, यहां पे θ2 लेट कर लो।
अब बताना कौन सा एंगल ज्यादा है। अब मैंने बताया जितना ज्यादा हमारे पास सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही कम क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मैंने अभी बताया कि जितना ज्यादा सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास कम क्या होगा, बॉन्ड एंगल, क्योंकि आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे सब कुछ सेम है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कहां पे है, एच और एफ में। ठीक है, इन दोनों की अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है ना एच से, क्योंकि ये क्या हैलोजन है, हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, इसमें जो हमारे पास बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो किसके ज्यादा अप्रोच होंगे, नाइट्रोजन के पास के फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन के पास, क्योंकि फ्लोरीन एन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसी वजह से। ठीक है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे, ये यहां पे आएंगे, ये यहां पे आएंगे। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एन के पास ही होंगे, जैसे हमने यहां पे किया था। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हमारे पास ये दो आपस में दूर दूर है ना ऐसे, तो ये भी दूर दूर होंगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाएगा फिर। तो अगर रिपल्शन कम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या आएगा कि जो θ2 होगा वो लेस देन होगा θ1 से, क्योंकि दोनों के केस में क्या था, NH3 में भी हमारे पास बॉन्ड एंगल ज्यादा था, इस केस में भी बॉन्ड एंगल ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने किसकी देखनी है, सराउंडिंग एटम्स की, कि जितना ज्यादा सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा से क्या, अगर रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट पोस्टुलेट है इस थ्योरी की, वो है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी की। ठीक है, ये एक रिलेशन है छोटा सा, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और बॉन्ड एनर्जी को ना पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे मर्जी आ सकता है आपको एग्जाम में, पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकता है, बॉन्ड एनर्जी भी आ सकता है, ज्यादातर हमें बॉन्ड एनर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है एक रिलेशन, ये वाला, ये लास्ट इसकी पोस्टुलेट थी इस थ्योरी की। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉन्ड की जो एनर्जी है, जिसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, अगर वो ज्यादा है तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी उतनी ही कम होगी। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल की हमारे पास एनर्जी ज्यादा होती है ना, तो उतना ही वो क्या होगा, कम स्टेबल होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी उतना ज्यादा ही वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा, मतलब वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, हमेशा अगर जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े ना, अगर वो स्टेबल हैं, स्टेबल का मतलब क्या होता है, ना उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करने ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, मतलब वो स्टेबल है, उनकी एनर्जी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या है, एक ही जगह पे है, कांस्टेंट है। तो अगर एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होती है ना, उसकी वजह से हमारे पास अनस्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एनर्जी क्या है, सेम रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ना उतना ही कम स्टेबिलिटी होगी उस मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो हम इस रिलेशन से ये हमें पता लगता है कि जितनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हमेशा एनर्जी कम ही होनी चाहिए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो यहां पे हमारी इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इस थ्योरी के रिलेटेड एग्जांपल्स, प्लस हम करेंगे इस थ्योरी की लिमिटेशंस। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।